आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज के बीच के अंतर के बारे में और हमें कौन सा यूज़ करना चाहिए इस बारे में। अब तरीके से मुझे वीडियो बनाना था पैनकेक स्वैप के ऊपर कि पैनकेक स्वैप को कैसे यूज़ करते हैं, किन लोगों को यूज़ करना चाहिए। बट फिर मुझे लगा कि यार अगर मैं आपको सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज के बीच का अंतर ही नहीं बता पाया, तो फिर आप शायद पैनकेक स्वैप को ना समझ पाओ। तो चलिए शुरू कर दें। देखो, एक्सचेंजेस जो होते हैं, हम जब भी क्रिप्टो करेंसी को खरीदते हैं, बिटकॉइन, इथेरियम, इन सबको जब हम खरीदते हैं, तो उसके लिए हमें चाहिए होता है एक एक्सचेंज, जहाँ पर हम अपने पैसे को दे करके उस क्रिप्टो करेंसी को खरीद सकें, ठीक है? अब ये 2 तरीके के होते हैं। एक होता है सेंट्रलाइज़्ड, सेंट्रलाइज़्ड यानी कि बाइनेंस, मुद्रेक्स, ये सब जो एक कंपनी है। अब इनमें क्या होता है कि हम ऐप को डाउनलोड करते हैं, केवाईसी करते हैं, अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट डिटेल ये सब ऐड करते हैं। फिर उसके बाद हम उसमें पैसे ऐड करते हैं और क्रिप्टो को खरीदते हैं। अब थोड़ा-सा पीछे साइड का भी देख लेते हैं कि ये वर्क कैसे करता है सेंट्रलाइज़ एक्सचेंज। एग्ज़ाम्पल के लिए हम बाइनेंस को लेके चलते हैं। मान लो जैसे बाइनेंस है, ठीक है? उस कंपनी ने क्या किया कि 100 करोड़ का 100 बिटकॉइन उसने खरीद करके रख लिया। अब जब आप पैसा देते हो और कहते हो भैया हमें ₹100 का बिटकॉइन चाहिए, तो वो ₹100 का बिटकॉइन आपके वॉलेट में नहीं आता है। वो कंपनी ने अपने ही पास रखा हुआ है। वो बस आपके अकाउंट में शो कर देता है कि आपके पास ₹100 का बिटकॉइन है। जबकि अगर आपने कभी क्रिप्टो करेंसी में ट्रांज़ैक्शन किया हो, कभी आपने क्रिप्टो को विथड्रॉ किया हो, तो आपने देखा होगा कि एक ट्रांज़ैक्शन फ़ीस लगती है। वो ट्रांज़ैक्शन फ़ीस कोई प्लेटफ़ॉर्म नहीं लेता है, वो ब्लॉकचेन की फ़ीस होती है। उदाहरण के लिए बिटकॉइन में इस वक़्त लगभग ₹2500 के आसपास ट्रांज़ैक्शन फ़ीस चल रही है। यानी कि आप अगर 5000 का बिटकॉइन खरीदोगे, तो आपको ₹2500 का बिटकॉइन मिलेगा। आप 10,000 का खरीदोगे, तो आपको 7500 का मिलेगा। यानी वो ₹2500 जो हैं, वो आपको ट्रांज़ैक्शन फ़ीस देनी ही होगी। सेंट्रलाइज़ एक्सचेंज में हमारा फ़ायदा ये होता है कि हम छोटे से छोटे अमाउंट का क्रिप्टो खरीद सकते हैं और हमें ट्रांज़ैक्शन फ़ीस नहीं देनी है, क्योंकि एक्चुअली वो क्रिप्टो अपनी जगह से हिला ही नहीं है, अपने एड्रेस से हिला ही नहीं है। कंपनी ने उस क्रिप्टो को अपने पास रखा हुआ है, वो बस हमारे अकाउंट में शो कर देती है कि इतना क्रिप्टो हमारे पास है। तो छोटे-मोटे ट्रांज़ैक्शन के लिए सेंट्रलाइज़ एक्सचेंज अच्छा है। बट अभी आपने थोड़े समय पहले न्यूज़ देखी होगी कि वज़ीरेक्स करके एक एक्सचेंज था, वो सेंट्रलाइज़ एक्सचेंज है, अभी भी चल रहा है, बट उसमें 2000 करोड़ की हैकिंग हो गई। क्योंकि उन्होंने अपने सारे क्रिप्टो को एक जगह पर रखा हुआ था और सारे यूज़र के अकाउंट में दिखा रखा था कि भैया आपके पास 10,000 का बिटकॉइन है, आपके पास 1 लाख का है, बट एक्चुअली वो रखा एक ही जगह था। अब किसी हैकर ने उस कंपनी को हैक किया और सारा क्रिप्टो एक ही जगह से निकाल लिया, तो सबका पैसा उसमें फँस गया। सेंट्रलाइज़ एक्सचेंज में फ़ायदा यही है कि आपको ट्रांज़ैक्शन फ़ीस नहीं देनी होती है, आपको ज़्यादा झंझट नहीं करना होता है, छोटे-मोटे ट्रांज़ैक्शन के लिए अच्छा है, बट सिक्योरिटी उतनी नहीं होती है। वहीं दूसरी साइड होता है डिसेंट्रलाइज़ एक्सचेंज। डिसेंट्रलाइज़ एक्सचेंज में क्या होता है कि एक वॉलेट से क्रिप्टो निकलेगा, दूसरे वॉलेट में जाएगा, आपके वॉलेट से पैसा निकलेगा, पैसा यूएसडीटी के फॉर्म में या किसी और क्रिप्टो के फॉर्म में, और वो पहले वॉलेट में जाएगा। इसमें आपको ट्रांज़ैक्शन फ़ीस देनी पड़ती है। अगर आप बिटकॉइन ट्रांसफ़र करो, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपने एड्रेस से आपके एड्रेस पे बिटकॉइन भेज रहा हूँ, तो मुझे ₹2500 देने ही पड़ेंगे, मैं छोटे ट्रांज़ैक्शन नहीं कर सकता हूँ। फिर मुझे बड़े ट्रांज़ैक्शन करने पड़ेंगे। या तो मैं किसी और ब्लॉकचेन पे जाऊँ, मैं बीएनबी का ब्लॉकचेन यूज़ करूँ, तो उसमें लगभग ₹30 के आसपास ट्रांज़ैक्शन फ़ीस है। ट्रॉन का ब्लॉकचेन यूज़ करूँ, तो उसमें भी लगभग 300-400 के आसपास की फ़ीस है। इथेरियम के ब्लॉकचेन में ₹600 के आसपास की फ़ीस है। मतलब मैं आपको रुपीज़ में बता रहा हूँ, बट एक्चुअल वो क्रिप्टो में फ़ीस आपकी कट होती है, तो काइंड ऑफ आपकी जेब से तो रुपीज़ में ही जाएगा। बट फ़ायदा ये है कि आपका क्रिप्टो आपके वॉलेट में आ जाता है। अब दुनिया का कुछ भी हैक हो, जब तक आपका वॉलेट पर्सनली आपका वॉलेट नहीं हैक हो रहा है, तब तक आपका क्रिप्टो कहीं नहीं जा रहा है। अगर 1 लाख लोगों ने अपने-अपने वॉलेट में क्रिप्टो रखा हुआ है और कोई हैकर 20,000 वॉलेट हैक करता है, तब भी ऐसा 80,000 लोगों के पैसे बचेंगे। तो मेरा पर्सनली अपना सजेशन होता है हमेशा से कि जब भी कोई बड़े अमाउंट का क्रिप्टो खरीदे, 1 लाख, 2 लाख का, तो वो उसको सेंट्रलाइज़ एक्सचेंज में ना रखे। उसको विथड्रॉ कर ले और अपने डिसेंट्रलाइज़ वॉलेट में या डिसेंट्रलाइज़ एक्सचेंज पर रखे, जहाँ पर वो हैक होने की पॉसिबिलिटी उसकी बहुत कम हो जाती है। ये बिल्कुल वैसा ही हो जाता है कि भूसे से भरा हुआ एक कमरा है और उसमें एक तिनका आपको ढूँढना है, तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है। बट बाइनेंस जैसी बड़ी-बड़ी कंपनियाँ तो साफ दिख रही होती हैं, हैकर साफ उसको हैक कर लेते हैं। अगर आप डिसेंट्रलाइज़ एक्सचेंज यूज़ भी करना चाहते हो, तो अलग-अलग है। जैसे कि अगर आप बीएनबी के नेटवर्क पे यूज़ करना चाहते हो, तो पैनकेक स्वैप है। इथेरियम के नेटवर्क पे यूज़ करना चाहते हो, तो यूनिस्वैप है। अलग-अलग ब्लॉकचेन के अलग-अलग डेक्स हैं, डिसेंट्रलाइज़ एक्सचेंज हैं, जिनके ऊपर मैं एक-एक करके वीडियो लाता रहूँगा। अगला वीडियो जो हमारा होगा, वो होगा पैनकेक स्वैप के ऊपर। अच्छा, एक और बात की, इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखी है, मैंने कोई रोड मैप टाइप का पॉइंट वाइज़ नहीं लिखा हुआ है, तो हो सकता है कुछ पॉइंट मिस हो जाएँ। अगर ऐसा होता है, तो आप नीचे कमेंट कर देना, मैं अगले वीडियो में उसको ऐड कर दूँगा। एक पॉइंट बताना रह गया कि सेंट्रलाइज़्ड एक्सचेंज में
गवर्नमेंट आपके सारे ट्रांज़ैक्शन को ट्रैक कर सकती है। बट डिसेंट्रलाइज़्ड एक्सचेंज में गवर्नमेंट कोई भी ट्रांज़ैक्शन को ट्रैक नहीं कर सकती है, क्योंकि अगर आपने मेरा ट्रस्ट वॉलेट वाला वीडियो देखा हो तो मैंने उसमें बताया था कि जब आप डिसेंट्रलाइज़्ड वॉलेट बनाते हो, डिसेंट्रलाइज़्ड एक्सचेंज को यूज़ करने के लिए, तो उसमें आपको अपना कोई आधार कार्ड, कोई पैन कार्ड, कोई भी डिटेल नहीं देनी होती है। आपको सिर्फ़ एक सीक्रेट फ्रेज़ मिलता है, 12 अलग-अलग सीक्रेट फ्रेज़ मिलते हैं। आपको उन्हीं को रखना होता है, वही आपकी आईडी होती है, वही आपका पासवर्ड होता है और कुछ नहीं होता है। आप उस क्रिप्टो को कहाँ भेज रहे हो, किससे रिसीव कर रहे हो, किसी को कुछ नहीं पता चलता है। हाँ, अगर सीक्रेट एजेंसीज़ चाहें तो वो पता कर सकती हैं, बट लॉजिकली इतना ईज़िली नहीं पता चलता है। उसमें आपकी कहीं कोई डिटेल नहीं होती है, आप अपने क्रिप्टो को स्वैप करके रख सकते हो। मेरे पास कुछ हार्डवेयर वॉलेट भी रखे हुए हैं, मैं उन पे भी वीडियो ला दूँगा और उसको बताऊँगा कि हार्डवेयर वॉलेट कैसे यूज़ करते हैं। अगर आपको ट्रस्ट वॉलेट के ऊपर एक नया वीडियो चाहिए तो वो भी मैं ला दूँगा। इस वीडियो के लिए यही थी जानकारी कि भैया 2 तरीके के एक्सचेंज होते हैं, किस मामले में किसको यूज़ करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ मैं समझा पाया हूँगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।